हाय, दिस इज गोलाब। आज वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर 02 वीडियो नंबर 02 स्टडी करेंगे। इससे पहले वर्क का हमने डेफिनेशन देखा तरह तरह का, और फिक्स्ड फोर्स के लिए और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क का कैसे डेफिनेशन है। वर्क अगर 2 डायमेंशनल है यानी कि वेक्टर फॉर्म में या 3 डायमेंशनल है, उस कंडीशन में हम कैसे डील करते, तमाम चीज़ों को हम प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि लेक्चर नंबर 1 में। आज हम देखेंगे कि 2 तरह का वर्क डन, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। उसे मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। वर्क डन बाय सच ए फोर्स दैट डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि अगर, दोबारा बोलो, अगर हमारे पास इस प्रकार फोर्स है जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन करने के बाद वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। जैसे ये वर्क डन अगर यहाँ से लेके एक ऑब्जेक्ट को ए से बी पोजीशन में हम 3 रोड से लेके गए हैं, रोड नंबर 1, 2, 3, तीन कंडीशन में मैंने वर्क डन को जो कैलकुलेशन करके ये मिलता है कि W1, W2 और W3 इक्वल है। इसका मतलब जो फोर्स एक्ट हुआ है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सिंस तीनों पाथ के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, दैट्स व्हाई दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फिर कौन सा है? जो फोर्स का वर्क डन, उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, सिर्फ इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से उठा के लेके इस एरिया में जा रहा हूँ, तो ऐसा कंडीशन में मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इस कंडीशन में अगर इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ, उसका ऑपोजिट की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा इस तरफ। अगर मैं पूछता हूँ वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, उसका ऑपोजिट वर्क फोर्स है, ये कौन सा आ जाएगा? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x, यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस गया हुआ है। क्लियर है? इन रिटर्न अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ ऐसा कंडीशन में, यानी कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रिटर्न आ रहा हूँ। जब रिटर्न आ जाएंगे तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स क्या करते हैं, जिस तरफ मोशन होता है उसका अगेंस्ट में काम करता है। दोबारा बोल रहा, फ्रिक्शनल फोर्स जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। तो मोशन इस तरफ हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स फिर इस तरफ आएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। तो ऐसा कंडीशन में भी फ्रिक्शनल फोर्स माइनस Fx हो जाएंगे अगर सेम डिस्प्लेसमेंट है, सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ से मैं यहाँ गया, इन रिटर्न इस पोजीशन में आया, तो मेरे पास टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? टोटल फ्रिक्शनल फोर्स माइनस 2 इंटू F इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूँ, देखता हूँ अगर इनिशियल, इस कंडीशन में क्या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, यानी कि एक साइकिल पूरा किया, मैं यहाँ से गया और इन रिटर्न इधर ही आ गया, तो मेरे पास टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ? माइनस 2 इंटू Fx। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्रॉस पाथ पूरा किया तो उसमें वर्क डन कितना है? माइनस 2 इंटू Fx। अभी हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की केस में, अगर मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हाइट इस डिस्टेंस पे उठाता हूँ तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ। तो ऐसा कंडीशन में A से B तक मेरे पास वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इक्वल माइनस mg इंटू एच। माइनस क्यों बोला? क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, दोनों का बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी स्टडी किया।
अभी मैं बी से ए की तरफ अगर आ जाऊंगा, यानी कि यहाँ से बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, हाई डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ। ऐसा कंडीशन में बी टू ए वर्क डन अगर बोलता हूँ तो एम जी ए इस प्लस में आएगा। क्या होगा? प्लस में आएगा। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं एक साइकिल पूरा करूं, यानी कि ए से बी, बी से ए, एक साइकिल हो गया, क्लोज्ड पाथ हो गया। इस क्लोज्ड पाथ में दोनों को ऐड कर दो, यानी कि टोटल वर्क डन, तो ऐसा कंडीशन में कितना हो जाएगा? 0। इसी ये पता लगता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर टोटल पाथ, क्लोज्ड पाथ कंप्लीट करते हैं, यानी कि इनिशियल पोजीशन घूम फिर के फिर आके वही इनिशियल पोजीशन में अगर आ जाए तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएंगे 0। बट नॉन कंजर्वेटिव में नहीं है। क्लियर हो गया? और नॉन कंजर्वेटिव पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके लिए हम एक प्रूव कर लेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम अलग अलग 2 रूट को अपनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों पाथ के लिए वर्क डन सेम है कि नहीं। एक बार चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा सही में कंजर्वेटिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चल शुरू करते हैं। फिर इतना पॉज करके नोट डाउन करता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स की डिस्कस करिए। फ्रिक्शनल फोर्स की केस पे क्लोज्ड पाथ के लिए 0 नहीं है वर्क डन, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ तो क्लोज्ड पाथ के लिए क्या है? 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इरेज करके नोट डाउन करो। कर लिया आप लोगों ने? नाइस। तो अभी हम क्या देखेंगे, इसको भी इरेज कर देते हैं। अभी हम चेक करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इंक्लाइंड प्लेन है, एक रूट ए हो गया, ये वाला, यानी कि ए से लेके सी तक एक रूट है, ए से लेके बी और बी से लेके सी दूसरा रूट है, ए से बी से सी एक रूट है, ए से सी एक रूट है। मैंने एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ये पोजीशन से लेके सी पोजीशन में मैंने लेके गया। तो अभी देखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन है, वर्क डन फॉर ए सी और वर्क डन फॉर ए बी और बी सी, इस बात को फॉलो करके सेम है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन हमें इसको माना, फाइनल पोजीशन इसको माना। हमें चेक करना है WAC और WAB प्लस BC प्लस WBC। ये भी क्या आ जाएगा? एक सिर्फ पाथ अलग हो जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों की केस में सेम है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पे दोनों वर्क डन इक्वल है, इसका मतलब कंजर्वेशन फोर्स है। इसको हम चेक करेंगे। इसके मास किस तरफ, mg किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ। इसमें हम एंगल कितना माना? थीटा, ठीक है, ओके। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? इस तरफ। हम मान लिया डिस्प्लेसमेंट कितना है? L है। तो पहले की कंडीशन में वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन फॉर AC फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है? mg, डिस्प्लेसमेंट mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है? L, और एंगल दोनों का बीच में कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री अगर ये देख लो, और ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। तो यानी कि 90 प्लस थीटा, ये दिखाई दे रहा है, ए और ए और ए। तो ये वाला कितना है? 90 डिग्री, और ए एंगल कितना? थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का जो एंगल है कितना है? 90 प्लस थीटा। तो mg ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना? 90 प्लस थीटा। अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक है कॉस 90 प्लस थीटा, हमने ऐसा करके पढ़ा ना, ऑल कॉस AS, ऑल साइन कॉसेक टेन कॉट और कॉस। इससे हम कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है,
ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी माइनस होता है, और ये 90 डिग्री है तो कन्वर्ट होके कॉस कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा -mg/L, कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हमारा वैल्यू निकल गया पहला कंडीशन में, वर्क डन फॉर इस पाथ के लिए। अभी हम चेक करेंगे वर्क डन के लिए इस पाथ और इस पाथ के लिए। तो सबसे पहले हम ए बी वाला पाथ को चेक कर लेते हैं। वर्क डन फॉर ए बी, ऐसा कंडीशन में ये फोर्स किसके नीचे की तरफ, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ये इन दोनों का बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री को क्या होगा, 0, यानी कि वर्क डन फॉर ए टू बी इक्वल 0 आ जाएगा, mg इंटू कॉस 90 डिग्री। ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, अगर ये वैल्यू 0 आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो जाए 0, तो कुल मिला के हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 0। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0। क्यों 0 लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। अभी हम देखेंगे बी से लेकर सी तक। इस बी कंडीशन में mg फोर्स किसकी तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। कहाँ तक होगा, ऊपर की तरफ। अभी ऊपर की तरफ अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से लेके यहाँ तक L है, तो L का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, L cos थीटा, यहाँ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, L sin थीटा। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, L sin थीटा। ये हमने L sin थीटा cos थीटा कहाँ से लाया, ऑलरेडी वेक्टर में कितना बार हमने पढ़ा रिजोल्यूशन करके। किसी भी अगर इसके साथ एंगल है तो ये वाला पार्ट कितना होता है, cos, और इसी के 90 डिग्री एंगल वाला पार्ट हम क्या लिखते हैं, L sin थीटा। क्लियर है। नहीं तो sin थीटा cos थीटा फार्मूला पाइथागोरस फार्मूला से भी हम कर सकते हैं। जैसे हाइपोटेनस, sin थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इससे भी हम L sin थीटा ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो L sin थीटा ये डिस्प्लेसमेंट है, नीचे की तरफ हमारा कौन सा फोर्स आ गया, mg, और दोनों का बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री अपोजिट, तो क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि वर्क डन फॉर बी सी इक्वल -mg, ये हो गया इंटू L sin थीटा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा इस पाथ और इस पाथ का वर्क डन निकल जाएगा। कितना निकला टोटल मिलाकर, -mg L sin थीटा। इसमें कितना निकला, -mg L sin थीटा। इससे यह प्रूफ हो गया कि मैं इस पाथ को फॉलो किया और इस पाथ को फॉलो किया, इस दोनों पाथ की कंडीशन में क्या बना, वर्क डन इक्वल है। क्या समझे, फॉर बोथ कंडीशन द वर्क डन इज सेम। इसका ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और वो पाथ के ऊपर उसके द्वारा जो वर्क डन है, वो नहीं, उसके द्वारा जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इज क्लियर, ओके। और एक बात हमने क्या देखा था कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर कोई क्लोज पाथ करते हैं तो उस पर वर्क डन इक्वल 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर क्लोज पाथ इक्वल 0। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, दूसरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर क्लोज पाथ इक्वल 0, इसकी बहुत अहमियत है। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अभी हम देखेंगे कुछ फोर्स जिसका कंजर्वेटिव फोर्स हमें अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो कैसे पता लगाएंगे ये फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव। कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम याद करेंगे, चेक करेंगे। अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो कंजर्वेटिव, अदर इज नॉट। अभी चेक करते, पॉज करके नोट डाउन करो। एक फोर्स है 3y i प्लस 3x j। तो हमें बताना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। क्या ऐसा कंडीशन कभी देखा हमने, किया नहीं किया। तो इन प्रकार फोर्सों के लिए
अगर फोर्स इस प्रकार दिया रहता है वेक्टर फॉर्म में, तो हमने या वेरिएबल, देखो वेरिएबल फोर्स भी है, वाई के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। तो इस प्रकार अगर फोर्स दिया रहता है तो हमें कैसे पता चलेगा ये कंजर्वेटिव टर्न कंजर्वेटिव, उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हम कॉमन मान लेंगे, कॉमन, यानी कि मेरे पास इस प्रकार अगर फोर्स हो एफ इक्वल, ये हो गया फोर्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस फोर्स इन वाई डायरेक्शन प्लस फोर्स इन जेड डायरेक्शन आई जे के कैप। ये हम जनरल इक्वेशन, जनरल फार्मूला है। अगर ये है इन कंडीशन में, तीन कंडीशन अगर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इन कंडीशन को। सबसे पहले एक नंबर कंडीशन, हम डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये है दिस पार्ट, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई इक्वल है कि नहीं, हम चेक करेंगे वेदर इक्वल और नॉट। अगर होगा तब कंजर्वेटिव, अदरवाइज नहीं। इक्वल पार्शियली डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स, यानी कि एक्स को वाई के और वाई को एक्स की रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इक्वल, ये कंडीशन एक चेक करना है। दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स और वाई के बीच में आ गया, दूसरा कंडीशन आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई और जेड का, ठीक है, वाई जेड इक्वल डेरिवेटिव ऑफ जेड वाई की रेस्पेक्ट में। और तीसरा कंडीशन हमने देखना है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है, दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस कंडीशन के लिए हम चेक करके एक बार देखें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, 3y, और एफ वाई, एफ अपनी एफ एक्स का मतलब फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर y है, फिर मैंने एफ एक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वैल्यू से हमें पता नहीं लगाते हैं, हमने पता करते आई कैप। आई कैप का मतलब वो फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, जे कैप का मतलब वो फोर्स वाई डायरेक्शन में, के कैप का मतलब वो फोर्स जेड डायरेक्शन में। उसकी आगे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसे कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स डायरेक्शन का है। ये जे कैप का मतलब वो वाई डायरेक्शन वाला फोर्स है। तो एक एक कंडीशन को हम चेक करते हैं। पहला कंडीशन नंबर, हमने किसको डेरिवेटिव करेंगे, एफ एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो एफ एक्स में मेरा कितना 3y है, अगर मैं वाई की रेस्पेक्ट में करूँ, इसकी रेस्पेक्ट में करूँ, तो क्या आ जाएगा 3y, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 3y विथ रेस्पेक्ट टू कितना, डेरिवेटिव ऑफ y। तो इसका आ जाएगा कितना वैल्यू 3, और डेरिवेटिव ऑफ मैंने इसको करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका भी वैल्यू आ जाएगा 3, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू x, ये भी वैल्यू आ जाएगा 3। तो यानी कि पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है कि ये इक्वल है, 3 इक्वल 3 हमारा आ गया। सेकंड कंडीशन हम देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई में कितना हमारा 3x, 3x को अगर मैं जेड की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, इसमें वैल्यू क्या x, तो x जेड के हिसाब से क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव करते हैं 0 आ जाएगा सेकंड में। दूसरा कंडीशन में एफ जेड का तो 0 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि सेकंड कंडीशन भी मेरा क्या है, फुलफिल हो गया। अभी देखते हैं तीसरा नंबर कंडीशन। तीसरा नंबर एफ जेड का वैल्यू 0 है, यहाँ पर एफ जेड है ही नहीं, तो 0 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद
डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जेड। एफ एक्स का वैल्यू कितना 3y, 3y जेड की रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है, क्योंकि y को y की रेस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। y की रेस्पेक्ट में अगर 3y को y की रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन z की रेस्पेक्ट में ये 3y के कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आ जाता है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, इसका मतलब ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर इसी कंडीशन में यहाँ पर 4 लिखा रहता तो क्या होता, यहाँ 4 लिखा रहता तो ये वाला वैल्यू 3 आते, लेकिन ये वाला वैल्यू एफ ऑफ वाई, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स इक्वल क्या आ जाता 4। तो यहाँ जैसे 4 आ जाएगा तो क्या है, इट इज नॉट इक्वल, ये नॉन कंजर्वेटिव है। अब क्लियर हो गया कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का कंडीशन कैसे लगाना है। अगर एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है देन कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉट। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वहां से पता लगाएंगे कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का कैसे क्वेश्चन आता है, हमें क्यों इसको पता करना पड़ता है। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एफ इक्वल आई कैप प्लस 3y जे कैप। क्या दिया हुआ है, एफ आई कैप प्लस 3y जे कैप। आई कैप का मतलब इसका आगे 1 है, तो मैं अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x लिखूंगा तो 1, और फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ y लिखेंगे तो 3y। ठीक, इस फोर्स के लिए दिया गया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया और उस ऑब्जेक्ट का मोशन इस प्रकार हुआ है। ये इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पोजीशन 0 0 है, ये पहले ए पोजीशन में गया, इसका कोऑर्डिनेट 0a, फिर ए बी पोजीशन में गया, इसका कोऑर्डिनेट a, फिर ए सी पोजीशन में आ गया, इसका कोऑर्डिनेट ये 0, फिर आखिर में घूम के यहाँ पर आ गया। तो पूछा गया कि इस ऑब्जेक्ट को इतना मोशन करने के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किया है ना, फाइनल इनिशियल पोजीशन में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, टोटल वर्क डन कितना है, व्हाट इज ए टोटल वर्क डन। या कुछ ऑप्शन दिया रहेगा टोटल वर्क डन, कोई 3a देगा या -3a या 0 या नन ऑफ द अबव, व्हाट एवर इट इज, इस प्रकार कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, तो हमें निकालना है। तो टोटल वर्क डन हमें देखना है कि इस प्रकार अगर जैसे आ जाएगा, एक क्लोज पाथ का है, तो क्लोज पाथ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, दोबारा बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन इन क्लोज पाथ इक्वल 0। कोई ऐसा तो नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स हम चेक करेंगे। चेक करने का तरीका हम लोग को पता है। तो कंडीशन नंबर 1 हमने क्या चेक करते हैं, x को y की रेस्पेक्ट में, तो इसमें कितना वैल्यू है, 1 है। y की रेस्पेक्ट में अगर 1 कॉन्स्टेंट को मैं डेरिवेटिव कर दूंगा तो पहला कंडीशन में आ जाएगा 0, फिर y को x की रेस्पेक्ट में, यानी कि पहला कंडीशन ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। सेकंड नंबर कंडीशन y को इसको z की रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको z की रेस्पेक्ट में, z को तो 3x को क्या नजर आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, तो 0 आ जाएंगे। और एफ जेड का जॉब किससे करेंगे, y से करेंगे, तो y एफ जेड का वैल्यू ऑलरेडी इसमें 0 एफ जेड दिया नहीं है, लेकिन कंडीशन नंबर सेकेंड भी 0 0 है। कंडीशन नंबर थर्ड में x और z का बीच में, तो z के लिए 1 तो वैसे कंस्टेंट है और एफ जेड तो है ही नहीं, तो तीनों कंडीशन में 0 इक्वल 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे आ गया तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, टोटल वर्क डन इक्वल 0, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्लोज पाथ में वर्क डन 0, यानी कि हमको बेवकूफ़ बनाया। हमें ऐसा लगा पता नहीं क्या क्या करना होगा, ये इस पाथ से निकलना, इस पाथ को निकालना, ऐसा करना होगा, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ये पता लगाना कि कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मिल गया, टोटल वर्क डन इक्वल 0 हो जाएगा। हमें और आगे का सोचने का जरूरी नहीं है। इसीलिए हम इस कंडीशन को याद रखना होता है। कौन सा वाला कंडीशन, कि x को y की रेस्पेक्ट में, y फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ y को x की रेस्पेक्ट में इक्वल है कि नहीं, उसी प्रकार yz, उसी प्रकार zx। ठीक है, लेकिन तीनों एक साथ होना है।
इन तीनों में से एक भी अगर 2 कंडीशन सही हो गया, तीसरा नहीं सही हुआ, फिर भी कंजर्वेटिव नहीं है। इसलिए तीनों कंडीशन में हमने चेक करना है। दीज आर ऑल अबाउट द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। नेक्स्ट लेसन में हम स्टडी करेंगे बहुत बढ़िया सा, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क कैसे कन्वर्ट होकर एनर्जी में हो जाता है, साथ साथ में हमने मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होता है। मैकेनिकल एनर्जी इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व होता है। इन तमाम फार्मूला और उसके ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।